हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हो चुकी है दिवाली, सब वापस आ गए हैं। सब नहीं, मतलब अभी कुछ लोग नहीं आए वापस। मैं वापस आ गई हूँ और मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी जो सेमेस्टर एग्ज़ाम की है उसको लेकर वीडियो बनाऊँ। तो अभी सेमेस्टर एग्ज़ाम आने भी वाले हैं, मुझे लग रहा है अभी मुश्किल से 1 महीना ही रह गया होगा सेमेस्टर एग्ज़ाम आने में। तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे ये वीडियो बना लेनी चाहिए, फिर नहीं तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा। लेकिन अभी इस टाइम बज रहा है शाम का 5, तो अब मैं जा रही हूँ मेस चाय लेने, वरना 5:30 के बाद से हमें चाय नहीं मिलेगी और चाय के बिना मेरा काम नहीं चलेगा। तो फटाफट से पहले मैं चाय लेके आती हूँ, फिर चाय-वाय अपनी पी के उसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं। ओके, तो मैं चाय लेके आ गई हूँ, ये रही मेरी चाय और बिस्किट, 2 बिस्किट ही मिलते हैं हमें शाम में और साथ में मेरी फ्रेंड ने मुझे कुछ दिया है। उसने मुझे कॉल करी थी कि चाय लेने आना, तो आ जाना। उसने मुझे दिया है ये देखो, टॉफ़ी और चॉकलेट्स। इन चॉकलेट्स में ये स्पेशल है कि ये यहाँ की चॉकलेट्स नहीं है, ये क्या है ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बा। भाई, सऊदी अरब की चॉकलेट्स हैं। उसके पापा रहते हैं सऊदी में, तो वही लेकर आए थे, इसलिए उसने मुझे दिया है। देखो इसमें कुछ उर्दू में भी लिखा है, पता नहीं क्या लिखा है, लेकिन मुझे नहीं आती उर्दू। मैं खा के देखूंगी कि कैसी है, अभी नहीं खाऊंगी, बाद में और साथ में ये मीठा भी मिला है मुझे, घर का बना हुआ। ये हॉस्टल में रहने के तो फ़ायदे होते हैं ना, हमें बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें खाने को मिलती हैं, क्योंकि हॉस्टल में ज़्यादातर सब वही लोग हॉस्टल लेते हैं ना, जो थोड़ा मतलब दूर-दूर से होते हैं लोग। जैसे मुझे पहले नहीं पता था कि ठेकुआ क्या होता है। ठेकुआ वैसे बिहार साइड बहुत ज़्यादा फ़ेमस है, लेकिन मुझे नहीं पता था। फिर मेरी फ्रेंड से मुझे पता चला ठेकुआ क्या होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे वो लोग दही चूड़ा खाते हैं, जिसको हम चूरा बोलते हैं ना, उसको लोग चूड़ा बोलते हैं, दही चूड़ा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें उसने मुझे बताई हैं। जैसे हमारे साइड होता है अम्बार, अम्बार शायद आप लोगों ने सुना होगा, अम्बार का अचार। वो लोग अम्बार को बोलते हैं आमड़ा। वो मेरे से बोल रही मैं आमड़े का अचार लेके आई हूँ। मैं कह रही यार आमड़ा क्या होता है, आमड़ा क्या होता है? फिर बाद में जब उसने मुझे दिखाया, मैंने कहा अच्छा ये तो अम्बार है, इसको हमारे साइड अम्बार बोलते हैं। तो कह रही नहीं, इसको हमारे साइड आमड़ा बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें पता चलती हैं यहाँ हॉस्टल में आके। तो अभी मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ, नहीं तो ये वीडियो मेरी बकवास से ही बहुत लंबी हो जाएगी। तो मैं फटाफट से अपनी चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना पोथी-पत्रा लेके बैठती हूँ, देखती हूँ कि क्या सिलेबस है, मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती है। जब मेरे को ये कमेंट आया था कि आप अपनी स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाओ, तब मैं सोच रही थी कि यार लोग मेरी स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं और तो मुझे थोड़ा बताना चाहिए कि मैंने कितने कितने मार्क्स स्कोर किए अपने जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स हुए थे। क्योंकि पता चले मैं यहाँ पे आके अपनी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ कि ये है मेरी स्ट्रैटेजी, ये है, और फिर मैं अपने एग्ज़ाम्स में मुश्किल से पास हो पा रही हूँ, है ना? तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे। तो मेरा जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, मतलब जो लास्ट सेमेस्टर जो मैंने अभी दिया है, उसमें मेरा स्कोर था कितना था? भूल गई मैं तो। लो भैया, मैं स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, मैं मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर के मार्क्स तक नहीं याद है। रुक जाओ, बताती हूँ देख के, ठीक है? 2000 years later. रिज़ल्ट ढूँढते-ढूँढते ना मेरी हालत ख़राब हो गई है। मिल गया है, बहुत मुश्किल से मिला है। तो मेरे लास्ट सेमेस्टर में थे 8.07 एसजीपीए। 07 लगाना भी ज़रूरी था भाई। तो हाँ, मेरे 8.07 एसजीपीए थे, तो मतलब जो कि ठीक-ठाक थे, बहुत बुरे भी नहीं थे और बहुत कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं थे। तो मुझे लगता है देखो सबकी स्ट्रैटेजी अपनी-अपनी खुद है। तो आप मेरी स्ट्रैटेजी से अगर आपको कुछ 1-2 चीज़ें सही लगती हैं, तो आप ले सकते हो। वरना तो आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी रखो, क्योंकि सबके पढ़ने का तरीका अलग है, सबका रूटीन अलग है, तो स्ट्रैटेजी सेम होना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ओके, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊँ, मेरे पास ये 2 सिलेबस हैं। एक है यूजीसी नेट का और एक है जो हमारा क्लास में जो सिलेबस होता है। आप लोग भी कोशिश करना कि आप ना ये जो सिलेबस है इसको आप अपने पास निकलवा के रख लो, मतलब फ़ोन में तो होता ही है, पर निकलवा के भी रख लो। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मेरा जो स्ट्रैटेजी का पहला जो पार्ट होता है वो मैं अपना जो है सिलेबस देखती हूँ एकदम अच्छे से। और इसमें ये रहता है ना कि मैं मेरे पास ये दोनों सिलेबस हैं, तो आपको क्या होता है, कई बार
कई टॉपिक मतलब कई ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक सेम ही होते हैं आपके नेट के सिलेबस में भी और आपके ये जो क्लास का सिलेबस होता है। तो अगर आपको ये एग्ज़ाम देना है, वैसे सब देते हैं, अगर आपको नहीं भी इस फील्ड में जाना है, फिर भी एक बार इंसान सोचता है देखते हैं हमारी तैयारी कैसी है, तो इसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो मुझे लगता है आप पहले ये एक बार अच्छे से एनालाइज़ कर लो कि कौन-कौन से टॉपिक सेम है, और जो टॉपिक सेम है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हाँ, ये अगर इस टॉपिक को मैं पढ़ूँगी या पढ़ूँगा तो मेरा दोनों साइड की चीज़ें कवर हो जाएँगी। तो जैसे कि मेरा जो सिलेबस है, तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जैसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मतलब पहले तो मैं देख लेती हूँ कि क्या टॉपिक सेम है, ये पहली चीज़ हो गई। फिर जो दूसरी चीज़ है वो मैं देखती हूँ कि कौन-कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उनको मुझे पढ़ना है, क्योंकि कई बार होता है बहुत सारे टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं, और क्योंकि ज़्यादातर सब अपनी किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको ये रहता है ना कि अ, मतलब टाइम कम होता है, सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए टाइम कम दे पाते हैं, तो कम टाइम में आप बहुत मतलब लिमिटेड ही टॉपिक्स पढ़ पाते हो, तो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वही पढ़ पाएँगे हम लोग। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते उनको सबसे पहले मैं हटा देती हूँ। अगर आपको जैसे नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बाद में पढ़ सकते हो। आप सारा पढ़ना चाहते हो तो वो आपके ऊपर है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक सिलेक्ट करती हूँ कि हाँ, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, इनको मुझे पढ़ना है। उसके बाद क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो आपको वो टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, वो एक बुक में तो नहीं मिलता। ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में बहुत मुश्किल होती है कि आपको एक ही बुक में सारे टॉपिक मिल जाएँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, थोड़ा खोजबीन मतलब थोड़ा सर्च करो कि क्या टॉपिक कहाँ से मिलेगा। कोई कोई टॉपिक होता है जो हमें यूट्यूब पे अच्छा मिल जाता है कंटेंट, कोई इग्नू के नोट्स में अच्छा दे रखा होता है, कोई किसी एक स्पेसिफिक वेबसाइट पे अच्छा दे रखा होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, मैं जैसे मेरे पास, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये जो आपका सिलेबस है इसको आप निकलवा के अपने पास रखो। फिर मैं क्या करती हूँ, उसी में लिख देती हूँ कि ये टॉपिक मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे यहाँ से पढ़ना है, ताकि क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत कम टाइम रहता है, क्योंकि सब कुछ अलग ही पढ़ रहे होते हैं अपना एग्ज़ाम की तैयारी। तो मुश्किल से 1 डेढ़ महीने जब रह जाता है तब सोचते हैं कि भाई अब थोड़ा सेमेस्टर का भी देख लेते हैं। तो ऐसे ही मतलब ये होता है इसमें, तो मैं क्या करती हूँ, सब कुछ लिखा होता है मेरे पास। मान लो किसी एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, पर उसके नोट्स नहीं मिल रहे हैं, या फिर जो मिल रहा है वो बहुत बिखरा-बिखरा सा मिल रहा है, तो उसके नोट्स हमें बनाने पड़ते हैं। तो उसके नोट्स मैं बना लेती हूँ, तो फिर मैं उसी टॉपिक में मतलब उसी में सब मैं लिख लेती हूँ कि ये मुझे यहाँ से पढ़ना है, ये मुझे यहाँ से पढ़ना है, ताकि मैं जैसे ही सिलेबस उठाऊँ तो मुझे पता चल जाए कि अच्छा हाँ, ये पीडीएफ है मेरे पास, ये मुझे वेबसाइट से पढ़ना है, और मैं वेबसाइट का भी नाम लिख देती हूँ कि इस वेबसाइट से पढ़ना है। तो बहुत आसान हो जाता है एग्ज़ाम के टाइम पे। और ऐसे करके रुको मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे लिख रखा है। ये मेरा सिलेबस है, तो इसमें आप देखो कितना सारा सब कुछ मैंने लिख रखा है कि मुझे क्या कहाँ से पढ़ना है, वेबसाइट पे, इस पे भी लिख रखा है थोड़ा बहुत, ये देखो सब पे, और कौन-कौन से गिरो मत यार तुम। तो ये देखो यहाँ पे सारा, इस पे भी मैंने लिख रखा है। ऐसे आप आगे भी जाओगे ना तो सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा, टॉपिक भी टिक करे हुए मिलेंगे कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो ये इस चीज़ तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको तो यही कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि क्या इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, फिर आपको क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। और बाकी तो मैंने अपने पुराने जो वीडियो बनाई है, मैंने उसमें भी बात करी है कि फिर आपका मेन फोकस हो जाता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार होता है ना, क्लास में भी कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नॉलेज बहुत होती है यार, वो बहुत पढ़ते हैं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे से निकाल सकते हैं, पर वो इतना सेमेस्टर एग्जाम में स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी नहीं होती है, वो इतना लिख नहीं पाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा-सा, अगर आप आंसर लिखने में थोड़ा अच्छे नहीं हो, तो आपको वो चीज़ थोड़ी इम्प्रूव कर लेनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि मेरा एक थ्योरी सब्जेक्ट है, तो जिसके-जिसके थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, उनको तो मतलब जैसे 15 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना है। और ये नहीं कि मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आपको नहीं आता, आप कहानी लिखो। एटलीस्ट हेडिंग वगैरह आप अच्छे से डालो, ये सब तो आपको लिखना ही लिखना चाहिए ना। तो इससे आपको थोड़ा-सा नंबर अच्छे मिल जाते हैं शायद, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ। तो मेरी यही स्ट्रैटेजी रहती है एग्ज़ाम्स की, अ, सेमेस्टर एग्ज़ाम की तो यही रहती है। और बाकी मैंने थोड़े नोट्स वग़ैरह बनाए हैं, जो टॉपिक थोड़े अजीब से हैं, इम्पोर्टेंट हैं पर नहीं मिल रहे हैं। तो बस यही मेरी स्ट्रैटेजी रहती है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत टाइम पहले से सेमेस्टर का पढ़ रही हूँ, ऐसा तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग तो बहुत कम टाइम में तैयारी करके आते हैं और वो अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं। लेकिन मुझे थोड़ा डर लगने लगता है भाई, कि मतलब मैं कैसे छोड़ दूँ पूरा सेमेस्टर एग्ज़ाम, ऐसे ही छोड़ दूँ। मतलब बस मुश्किल से थोड़ा कुछ 1 हफ़्ते पहले से पढ़ लिया, या फिर एग्ज़ाम के दिन ही बहुत सारे लोग पढ़ के आते हैं। लेकिन मैं थोड़ा-सा पहले से तैयारी कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा ठीक-ठाक स्कोर हो जाए इधर भी। आपको ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि क्या टॉपिक जो है उसको नहीं पढ़ना है भाई। क्योंकि देखो, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है तो भाई आप सब पढ़ो, लेकिन अगर आपको एक स्मार्ट स्टडी करनी है कि आप
अच्छा स्कोर भी कर ले जाओ, और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको उसके लिए भी टाइम मिल जाए, तो आपको ये थोड़ा-सा एनालाइज़ करके ही पढ़ना चाहिए ना। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, पीवाईक्यूज़, मतलब तुरंत-तुरंत तो पीवाईक्यूज़ नहीं मिलते हैं, लेकिन जैसे आपको पीवाईक्यूज़ मिलते हैं, आप उनको फटाफट से देखो कि कैसे क्वेश्चन्स आए हैं और किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन्स आए हैं। और पता है जैसे हम लोग का सिलेबस है ना, उसमें लिमिटेड क्वेश्चंस बन पाते हैं कई बार, तो आप देख लो कि हाँ, अच्छा यहाँ से ये क्वेश्चन बना है, तो यानी कि ऐसे ही इस टॉपिक से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो उससे भी कई बार बहुत हेल्प मिल जाती है। और जिनका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसके बारे में मुझे यार इतनी नॉलेज नहीं है, मैं उसके बारे में कुछ बता नहीं सकती। जिस बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, उस बारे में मैं क्या ही बताऊँ। तो लेकिन आप ये वाला ज़रूर फ़ॉलो कर सकते हो कि आपको अपने पास दोनों सिलेबस रखने हैं, और ट्रस्ट मी, आप एक बार इनको अपने साथ सिलेबस निकलवा के अपने पास रखो और उस पे टिक करो। बहुत मतलब अच्छे से आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट है, ये नहीं इम्पोर्टेंट है। वैसे समझ नहीं आता है, और जो मैंने आपको बताया कि आप पहले से सारे टॉपिक ढूँढ के रख लो, मतलब फिर आप भले ही मान लो 20 दिन पहले भी पढ़ रहे हो ना, आपको ये नहीं लगेगा कि यार कहाँ से पढ़ूँ, क्या पढ़ूँ, अब 20 ही दिन बचे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये वाली सिचुएशन नहीं आएगी। क्योंकि आपके पास कंटेंट होगा, बस आपको पढ़ना रहेगा, तो आप पढ़ सकते हो। जिनका थ्योरी सब्जेक्ट है, और जिनका मैथ्स है, फिज़िक्स है, उनको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। अ, तो ऐसे आपको मतलब तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है फ़िलहाल के लिए। तो अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैंने सोचा था आज जो मैं स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊँगी ना, उसमें मैं थोड़ा पढ़ाई भी कर लूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा पढ़ाई करूँगी, मैं बीच में पढ़ रही हूँ, फिर वीडियो चल रही है, तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता दी है, अब आप लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत देख लो। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई और डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप पढ़ाई करते रहो, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। ओके, सो बाय गाइस।